नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसके द्वारा सुरक्षा बलों पर किया गया हमला, कहां अवैध कोयला उत्खनन में लिप्त जेसीबी मशीन को किया गया जब्त, साथ ही जानेंगे कि कहां ट्रैक्टर ने 10 वर्षीय बच्चे को किया घायल। तो आइए ऐसी ही और भी खबरों पर विस्तार से डालते हैं एक नजर। चतरा के टंडवा में स्थापित एनटीपीसी में रैयतों व ग्रामीणों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला व कार्यालय में तोड़फोड़ के साथ ऑफिस व गाड़ियों में आगजनी मामला धीरे धीरे और पेचीदा होता जा रहा है। घटना के बाद 200 से अधिक हमलावरों के विरुद्ध टंडवा थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद एनटीपीसी प्रबंधन ने उनकी मुआवजा संबंधित किसी भी तरह की मांगों को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। मामले में एनटीपीसी के मुख्य संपदा अधिकारी एनजे सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रैयतों और ग्रामीणों के आंदोलन व मांगों को नियम विरुद्ध बताते हुए कहा है कि एक ही जमीन का बार बार अधिग्रहण व मुआवजा भुगतान नहीं किया जाता है। इसमें मेन मुद्दा ये है कि इस प्रोजेक्ट पे लगभग 2273 एकड़ ज़मीन हमको मिला है, जिसमें 2/3 भूअर्जन अधिनियम के अंतर्गत जिला प्रशासन ने अधिग्रहित करके दिया और 1/3 राज्य सरकार ने ट्रांसफ़र किया। जो ज़मीन भूअर्जन कार्यालय जिला चतरा द्वारा अधिग्रहित किया गया, उसकी अधिग्रहण 2004 में शुरू की गई थी और उसका अवार्ड राशि जो जिला प्रशासन द्वारा तय की गई थी 1,16,000 रुपये प्रति एकड़ से लेकर के 3,28,000 रुपये एकड़ था, डिपेंडिंग अपॉन सर्किलेट 6 गाँव के। लेकिन उस टाइम 2006 की बात है, यहाँ के रैयत लोग एनटीपीसी के समक्ष अपना पक्ष रखे कि हमारा मुआवजा बहुत कम है, ये है। तो उस टाइम में एनटीपीसी ने पूरे 6 गाँव का एकरूपता लाते हुए 4,35,000 रुपये प्रति एकड़ देने के लिए ग्राम विकास सलाहकार समिति के माध्यम से एडिशनल कलेक्टर चतरा की अध्यक्षता में हुई थी दिसंबर 2006 में। उसमें 4,35,000 रुपये का मुआवजा राशि तय किया गया और एनटीपीसी ने उस मुआवजा राशि को वितरित कर दिया सबको और उसके बाद ज़मीन का हमको पोजीशन मिल गया था। यहाँ के रैयत लोगों ने फिर 15-15 मांगना शुरू कर दिया। एनटीपीसी ने फिर दरिया दिली दिखाते हुए 15 लाख रुपये एकरूपता के हिसाब से रेट मान लिया और जिन लोगों 4,35,000 रुपये के हिसाब से मुआवजा वितरित हो चुका था, उनको भी 10,65,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फिर से मुआवजा वितरित किया, जो कि 2013-14 में किया गया था। 2014 आते आते 95-96% लोगों का 15 लाख रुपए के रेट से भी भुगतान हो गया और ज़मीन का दाखिल खारिज भी हमारे नाम में 2015 में हो चुका। तो हमारा एनटीपीसी का पक्ष है, इनकी मांगों में मुआवजा बढ़ोतरी की मांगों को हम 2 बार पूरा कर चुके हैं। पहली बार 4,35 मान लिए और दूसरी बार 15 लाख भी मान लिए। तो हमारे तरफ से इसमें मुआवजा कोई बचता नहीं है। ज़मीन का अधिग्रहण हो गया, देख ही रहे हो, बाउंड्री बन गई है, प्लांट बन गया है। तो हम लोगों का ये है कि अब जो ज़मीन 15 साल पहले एक्वायर हो गया है, उस पर हम मुआवजा नहीं दे सकते हैं। किसी भी रूल कानून के अगर नियम नहीं बनता है। हमारे यहाँ ज़मीन का अधिग्रहण खत्म हो चुका है और हमारी समस्या है कि हम देने में असमर्थ हैं। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में कोयले का काला कारोबार अपनी पूर्व गति से चल रहा है। इसका प्रमाण तब मिला जब विगत मंगलवार को डीएफओ दुमका अभिरूप सिन्हा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने थाना क्षेत्र के हीरापुर चित्राकुंडी से कोयला उत्खनन में लगे एक जेसीबी मशीन को जब्त किया है। मौके से जेसीबी के मालिक कादर खान निवासी मोहम्मद बाजार कापिष्टा बंगाल तथा चालक यूनुस अंसारी निवासी बोनपाड़ा रानीश्वरी दुमका को भी गिरफ्तार किया गया है। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। हाथरस जिले की सासनी कोतवाली क्षेत्र के गांव सठिया में आज बुधवार को घर के बाहर खेल रही 10 वर्षीय बच्ची को एक घर से भरकर जा रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। आनंद फानन में परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। काम कर रही है तो भैया हमें पता नहीं है, घर पे लगी माटी गांव में लगी है। किस वाहन से किसी से हादसा हुआ है? इसके साथ में क्या है? ट्रैक्टर ट्रॉली, एक की ट्रैक्टर ट्रॉली में गिरफ्तार है, लटक रही ट्रैक्टर ट्रॉली में। कौन से गांव के रहने वाले हैं? सटिया। थाना कौन सा लगता है आपको? सासनी। अभी कहाँ पे लेके आए हैं? बांग्ला में, जिला अस्पताल में। तो अभी ये यहाँ पे इनको उपचार करने के बाद में कहीं रेफर कर रहे हैं क्या? कहाँ के लिए? अलीगढ़ को। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हाथरस व जिलाधिकारी हाथरस द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगे पुलिस बल व
सीआरपीएफ आदि के अधिकारी, कर्मचारी गणों तथा मजिस्ट्रेट को मतगणना स्थल एमजी पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड में ब्रीफिंग कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 20 फरवरी को तृतीय चरण का चुनाव पूर्ण रूप से सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से जनपद हाथरस में संपन्न हुआ, जिसके उपरांत सभी हमारे पोल डिवीजन स्ट्रांग रूम में सुरक्षित त्रिस्तरीय सुरक्षा के अंदर रखे हुए हैं और हर स्तर पे जो हमारे तमाम पार्टियां हैं, उनके प्रत्याशी, उनके रिप्रेजेंटेटिव हर स्तर पे उसको निगरानी भी कर रहे हैं। और कल यानी 10 मार्च को मतगणना हमारे यहाँ जनपद हाथरस में प्रारंभ होना है। उसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 3 लेयर की सुरक्षा का प्रबंध किया गया है, जिसमें 2 कंपनी CISF हमारी तैनात है और इसके अलावा 1 कंपनी PAC भी हमारी मतगणना के लिए तैनात की गई है। करीब 700 सिविल पुलिसकर्मी और करीब 300 होमगार्ड्स इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी 2 ड्रोन कैमरों की टीम लगातार मतगणना स्थल एवं आसपास के परिसरों की सघन निगरानी आसमान से भी रखेगी। इसके अतिरिक्त तमाम मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी और 6 डिप्टी SP रैंक के अधिकारी, 1 एडिशनल SP रैंक के अधिकारी इस पूरी व्यवस्था में लगाए गए हैं। पूरी तरीके से पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ ये पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। और सोशल मीडिया द्वारा भी हमारा जो सेल है, मॉनिटरिंग सोशल मीडिया की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार के अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जा सके। और यदि किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का कोई भी कुत्सित प्रयास किया गया या इस मतगणना की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, तो पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। फरीदुल हक मेमोरियल PG कॉलेज में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर प्रारंभ हुआ। ये शिविर 7 दिनों तक चलेगा। शिविर में NSS स्वयं सेवकों को उनकी जिम्मेदारियों से परिचित कराया जाएगा। शिविर का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर तबरेज आलम की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम से हुआ है। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मोहम्मद शाहिद नईम ने उपस्थित विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहने को कहा। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। अधिकांश सचिवों के सरकारी कमरे सूने डले रहते हैं। ब्लॉक में सचिवों के लिए सरकारी सुविधा के तहत कमरे बने हैं। उनके रुकने बैठने की उचित सरकारी व्यवस्था है, लेकिन बावजूद इसके तमाम सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन सचिव गायब रहते हैं। कई गांव के ग्रामीणों का कहना है कि जब वह अपने कागजी काम के लिए ब्लॉक में आते हैं तो उनको सचिव नदारद मिलते हैं एवं फोन लगाने पर फोन बंद रहता है या फिर फोन रिसीव ही नहीं होता। ब्लॉक परिसर सिर्फ खाना पूर्ति का अड्डा बन चुका है और लोग परेशान रहते हैं। बाबूजी, यहाँ ब्लॉक परिसर में आपके यहाँ बंगरा में सचिव गायब रहते हैं, क्या कारण है? इनको कहीं ऊपर से ऐसी छुट्टी प्राप्त हुई है क्या? सचिव का काम है खेती बकर, इनको हाजिरी लगाना नहीं है कि ये बराबर ऑफिस में बैठे हैं। तो कभी आपने इनकी लोकेशन मांगी है कि कहाँ रहते हैं, फील्ड पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कि घर पे पड़े रहते हैं? जब काम करता पूछते हैं उनसे कि आप कहाँ पे हैं। करीब 1 हफ्ते से सचिव यहाँ गोल हैं। नहीं, मीटिंग में सभी लोग नहीं, हमें तो कहीं नहीं नजर आए। 1 हफ्ते से नहीं दिखाई दे रहे। बैठक में बराबर आते हैं। 1 हफ्ते से आपके यहाँ सचिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। राहुल मुस्तारिया तो कम से कम 2 हफ्ते से दिखाई नहीं दे रहे हैं ब्लॉक में। बैठक बराबर आते हैं। नहीं तो कोई ऊपर से इनको आदेश है क्या ऐसा? नहीं, ऊपर से कोई आदेश नहीं है कि आप ब्लॉक में हाजिरी लगाइए, कुछ नहीं है। अच्छा, हाजी लगाने का भी आदेश नहीं है कोई कि हाँ हाजी लगाएं? क्षेत्र में रहें, काम करें, हाजी को जब बुलाएं जब आए। अच्छा, जब बुलाएंगे आप लोग तब आएंगे वो यहाँ? नहीं तो ऐसा कोई ऊपर से लिखित में है क्या आपके यहाँ कि जब बुलाएंगे तभी वो यहाँ आएंगे, तभी जाएंगे फील्ड पे, तभी काम देखेंगे? लोग को आवश्यकता पड़ेगी, बुलाएंगे, के लिए बुलाएंगे तो आएंगे, नहीं तो क्षेत्र में अपना काम करेंगे। वो क्षेत्रीय बैठक है और साप्ताहिक बैठक में आएंगे। अच्छा, साप्ताहिक में आएंगे वो यहाँ? यदि हो सकता है कि हमने बुलाया और उनकी झांसी मीटिंग लग गई, कहीं झांसी बुला लिया कि हम झांसी जाएंगे। नहीं तो उसका कुछ ऐसा प्रूफ वगैरह तो होता होगा। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज में अनियंत्रित मैजिक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं मौके पर 12 थाने की पुलिस ने पहुंचकर अपनी गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा ले आई और जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। ये घटना किस तरह से हुई, किस तरह से चोट लगी आपको?
हम उस तरफ से आ रहे थे, बाइक आपने एकदम साइड में लगाए थे, उसके बाद वो उस तरफ से आ रहा था, मैं उसको देखा, उसके बाद भी मैं अपनी बाइक एकदम स्लो करके साइड में लगा लिया, वो एकदम हमारे तरफ सटा के उसके हम मार दिया। कौन सी गाड़ी थी? वो पिकअप थी, डाला टाइम में थी वो। किस जगह पर घटना हुई? यही रिवा मोड़ पूरा 10 कदम और पीछे। क्या नाम है आपका? मिकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? जो रोड के निवासी हैं। और जो आप लोग के साथ में थे उनको भी चोट लगी, क्या है, कौन है आपके? वो सब हमारे मौसी हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।